गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी अपनी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, जिसमें हमने 3 लॉ स्टडी कर लिए थे। बेटा पहली लॉ थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ थी हमारी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और थर्ड हमारी लॉ थी लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन वाली, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली, राइट। और फोर्थ वन है हमारी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन। जो फर्स्ट 4 लॉज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मास से रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारी 5th लॉ है वो किससे रिलेटेड है बेटा? वॉल्यूम से रिलेटेड है। हालांकि बेटा देखो जनरली ये हमारे एग्जाम्स में कंपटीशन में नहीं आता, लेकिन एग्जाम्स में कई बार डेफिनेशन आ जाती है। रेसिप्रोकल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल एंड मल्टीपल, क्योंकि कंजर्वेशन और डेफिनेट की तो सीधी सीधी डेफिनेशंस हैं। और देखो बेटा 11th और 12th पे ना हार्ड लेवल मिलता है, ईजी लेवल नहीं मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको उनकी डेफिनेशंस पे ज़रूर फोकस करना है, ठीक है। हालांकि आईआईटी और पीएमटी के अंदर इनसे रिलेटेड कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब लेट अस टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन। ये वाली जो लॉ है, अगेन दिस लॉ इज रिलेटेड टू योर मास। ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है? आपके मास से रिलेटेड है, ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्या बोलता है, क्योंकि ये लॉ है ना बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आती बेटा, ठीक है। तो आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ हमें इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो दिस लॉ इज़ पुट फॉरवर्ड बाय रिक्टर इन 1792। रेसिप्रोकल के बारे में किसने बताया? रिक्टर ने बताया। किस ईयर में बताया बेटा? 1792 में। अब देखो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताने जा रही हूँ। तो डेफिनेशन आपको टिपिकल लग सकती है, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो आप इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। द डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ द 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। आपके 2 एलिमेंट के मासेस का जब आप रेशियो लेते हो, और वो एलिमेंट्स हम क्या बोल देते हैं? ए एंड बी, विच कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी, जो कि एक तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, जिसका मास क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो या तो उसका रेशो सेम होगा या वो उसका मल्टीपल रेशो होगा। किसकी रिस्पेक्ट में? ए और बी एलिमेंट की रिस्पेक्ट में। अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? देखो अगेन आई रिपीट, दोबारा ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। The ratio of the masses of 2 elements A and B, which combine separately with the fixed mass of the third element C, is either the same or same simple multiple ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। देखिए मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलके बनाता है CH4। बेटा ये CH4 आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। क्या होता है CH4? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। अब इस मीथेन के अंदर देखिए कार्बन की, क्योंकि ये मास रिलेशनशिप है तो हम इसको मास के अकॉर्डिंग लेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो क्योंकि ये मास रिलेशनशिप है तो हमने बोल दिया ये 12 ग्राम। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। और यहाँ कितना हाइड्रोजन है बेटा? 4 हाइड्रोजन है तो कितना आ गया? 4 ग्राम। इसको हमने क्लैश किया तो रेशो कितना आ गया? 3:1। मतलब CH4 के अंदर 3 ग्राम कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है और 1 ग्राम क्या इन्वॉल्व हो रहा है बेटा? आपका हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो क्या बनता है बेटा? यहाँ वाटर बनता है। वाटर के अंदर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है? 2। तो 2 मतलब 1 ग्राम इंटू, तो 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। जब हमने इसको कंबाइन किया, इसको क्लैश किया यहाँ से, तो कितना आ गया? 1:8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 ग्राम हो गया। अब आप दोनों में एक चीज़ कॉमन देखिए, क्या? कार्बन इस तरह कितना इन्वॉल्व हो रहा है? 3 ग्राम। ऑक्सीजन यहाँ कितना इन्वॉल्व हो रहा है? 8 ग्राम। और हाइड्रोजन दोनों तरफ कितना हो रहा है बेटा? 1 ग्राम। अब देखिए भाई, एक डेफिनेशन में हम यही तो बोल रहे हैं ना कि 2 एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं सेपरेटली किसी भी थर्ड एलिमेंट के साथ तो उसका मास क्या हो जाता है? फिक्स। देखिए आप ज़रा, इधर भी 1 ग्राम है किसका? हाइड्रोजन का। इधर भी क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन का। अब देखो जब वो किसी थर्ड एलिमेंट की फॉर्मेशन करेंगे, किसी अनदर ए एंड बी जब सेपरेटली कंबाइन होके एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं? तो देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या बनाया? CO2।
कार्बन का कितना बेटा 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 32। इसको क्लैश करोगे तो देखो कितना रेशो आया 3:8। तो डेफिनेशन यही तो बोलता है कि जब आप दो एलिमेंट्स सेपरेटली जो कंबाइन हो रहे हैं, जब वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो उन ए एंड बी का जो रेशियो आएगा, जब वो डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे का क्या होते हैं बेटा दूसरे का वो क्या होते हैं मल्टीपल रेशियो। आई बात समझ में बेटा? ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने निकाला था 3 ग्राम और 8 ग्राम कि भाई इस CH4 में कितना इन्वॉल्व हो रहा है 3 ग्राम, इस ऑक्सीजन में जब वाटर बना तो कितना इन्वॉल्व हो रहा है 8 ग्राम। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, जब इन्होंने CO2 की फॉर्मेशन करी तो यहाँ पर भी रेशियो कितना आ रहा है 3:8। तो ये रेसिप्रोकल लॉ को इसने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। तो या तो ये सिमिलर आएगा या ये इसका मल्टीपल रेशियो भी हो सकता था। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और सल्फर मिलके क्या बना रहा है H2S। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितना 2 और सल्फर कितना 32। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम देखें तो सल्फर का मोलर मास कितना 32, ऑक्सीजन कितना हो गया 32 क्यों हुआ? क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 तो दो ऑक्सीजन कितना हो गया 32। अब आप दोनों में देखिए सल्फर का मार्क्स फिक्स है कि नहीं 32 है या नहीं है, राइट। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने कंबाइन किया तो क्या बन गया वाटर। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 आपका, राइट। तो कितना आ गया 2:16। अब देखो ये इसका मल्टीपल रेशियो है या नहीं है ना? इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसलिए इस लॉ को हमने क्या नाम दिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रपोर्शन गिवन बाय रिक्टर इन 1792। बात करते हैं अपनी लास्ट लॉ की बेटा, गेल-लेसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये 5th लॉ है और ये गैसेस से रिलेटेड है। गेल-लेसैक्स ने 1808 में दिया और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है। तो इसने क्या बोला बेटा, इसने एक सिंपल सी चीज़ बोली कि जब गैसेस रिएक्ट होती हैं या ध्यान रखना वो प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उनके जो वॉल्यूम्स हैं वट एवर दे कैरी दे फॉर्म ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एज वी नो बेटा रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना के देंगे प्रोडक्ट्स बना के देंगे। तो गेल-लेसैक्स क्या बोला कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर केमिकली, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं गैसेस की फॉर्म में वो प्रोड्यूस होते हैं, तो दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ दीज आर ऑल्सो गैसेस। लेकिन इसकी एक कंडीशन थी कि दे हैव द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि बेटा अगर आपके टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस चेंज होंगी तो वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना बेटा उनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। प्रेशर अगर आप लगाओगे तो क्या होगा बेटा, अब वो प्रेशर डिपेंड करेगा आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, डिपेंड करेगा कि प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। क्योंकि बेटा देखो किसी भी कंटेनर में अगर गैसेस प्रेजेंट है, अगर आप उसको ऊपर से नीचे दबाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल सारे पास पास जाएंगे ना, राइट, ओके, क्योंकि वहाँ प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर आप उसको प्रेशर को अगर आप धीरे धीरे डिक्रीज करोगे तो गैसेस वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ पर कम हो जाएगा। सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर हम पढ़ के आए हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप चीज़ों को कैसे क्लासीफाई करोगे, है ना। तो जब भी आप कोई भी रिएक्टेंट लेते हो किसी भी कंटेनर में और जब वो रिएक्ट करते हैं तो ध्यान रखना वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है ना उनकी कंडीशंस क्या रहनी चाहिए, सिमिलर रहनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बनाते हैं। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। मैंने बोला यहाँ हाइड्रोजन की कितने वॉल्यूम है 2। ध्यान रखना वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम में बी प्रेजेंट इन लीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी हमारी ml वट एवर इज डेट जो हमारी वॉल्यूम की यूनिट है उसके अंदर हो सकता है। इसका कितना हो जाएगा 1 वॉल्यूम हो जाएगा और इसका कितना हो गया 2 वॉल्यूम हो गया, इज इट, ठीक है। मान लीजिए ये 2 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 वॉल्यूम और ये 2। तो देखो एक सिंपल रेशो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा, या मैं ये कह सकती हूँ इसका 1 वॉल्यूम हाफ वॉल्यूम से और इसका 1 वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर है ये भाई ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इतने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, इतने वॉल्यूम से रिएक्ट करके ये कितना बनाएगा बेटा इतना बनाएगा। तो जब हम गेल-लेसैक्स की बात करते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ गैसेस से रिलेटेड थी वॉल्यूम से रिलेटेड, तो इसी के ऊपर हमारा एक साइंटिस्ट आया, डेट वन इज योर
एवोगैड्रो साइंटिस्ट। एवोगैड्रो ने भी यही चीज़ बोली थी, लेकिन उसने यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब अगर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन का वहाँ कितना मॉलिक्यूल है 1, वाटर का कितना मॉलिक्यूल है वहाँ पर 2, इज इट। तो देखो एवोगैड्रो ला क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, अगर आप सारी गैसेज जो भी वहाँ आप ले रहे हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, H2O2 और वाटर, ये सब यहाँ गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वाटर देखो सॉलिड भी हो सकता है, वाटर आपका लिक्विड भी हो सकता है, वाटर स्टीम फॉर्म में भी हो सकता है, तो हम स्टीम फॉर्म में ले रहे हैं। स्टीम का मतलब बेटा वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो H2 गैस, O2 गैस और वाटर गैस, इज इट, ठीक है। एवोगैड्रो से इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। देखो गेलेसक ने भी यही बोला था, इक्वल मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एवोगैड्रोज ने भी यही बोला। तो ये दोनों ला कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो जाती है बेटा, रिलेट हो जाती है, ठीक है। अब देखो एवोगैड्रोज बेटा आगे भी हमारा आएगा, हम जब मोल कंसेप्ट करेंगे तो वहाँ एवोगैड्रो का बहुत बड़ा रोल आता है, वो एवोगैड्रो नंबर है हमारा। तो देखो एप्लीकेशन क्या है एवोगैड्रो की, ये एलिमेंट्री गैसेस जो होती है उनकी एटमॉसिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे ये आप 9th में भी पढ़ के, एटमॉसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका जो भी मॉलिक्यूल बना उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉसिटी। जैसे मैं ऑक्सीजन की एटोमिसिटी पूछूं तो ये ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, नेचर में ये O2 फॉर्म में अकर हो रहा है। देखो एलिमेंट्री का मतलब यही होता है एक तरीके से, नेचर में वो किस फॉर्म में अकर हो रहा है, तो यहाँ O2, तो O2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, देखो O प्लस O कितने एटम हो गए 2, तो इसकी एटमोसिटी कितनी होगी बेटा 2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कितनी एटमोसिटी 2। वाटर, वाटर क्या है मॉलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 3। इसी तरीके से अगर आपने ओजोन के बारे में सुना है ना, आई थिंक बेटा सभी ने सुना होगा, ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में प्रेजेंट होती है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन के बारे में थोड़ा डीप में हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, कई बार कॉम्पिटिशन में भी आया हुआ है कि ओजोन जो है वो किस रीजन में प्रेजेंट है, ओजोन क्या काम करता है। और ये बायोलॉजी के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में भी ओजोन आपका आएगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो पीएमटी और के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ओजोन से रिलेटेड, तो ध्यान रखना। ओजोन जो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में होता है। ओजोन लेयर जो है एज वी नो बेटा अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, आई कैटरेक्ट कॉज कर सकती है, आईज में प्रॉब्लम कर सकता है, एलर्जी कॉज कर सकता है ना। तो इसलिए बोला जाता है जनरली ना 12 से लेकर 3 बजे के बीच में धूप में कम निकलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अपने पीक पर होती हैं। तो चलो ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ओजोन जो है ये बहुत ही रिएक्टिव भी होता है, क्योंकि जो हमारा ओजोन है ये मैं अभी बताती हूँ क्यों रिएक्टिव होता है। ओजोन जो है उसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो गई बेटा 3 हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ओजोन रिएक्टिव क्यों है, एक्चुअली जो ओजोन होता है ना बेटा, ये ओजोन जो है हमारा ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होता है नेसेंट का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव, ठीक है। और एक्टिव होता है जब वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जिसमें सिंगल एटम हो, ठीक है। अब इसके अंदर तो 2 एटम है, देखो 2 ऑक्सीजन आ गए, इसमें कितने हैं बेटा 1 ऑक्सीजन है। तो ये नेसेंट फॉर्म होती है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये जैसे ही यहाँ रिलीज़ होता है ना, तो रिलीज़ होती है ये कोशिश करता है कि मैं फटाफट किसी के साथ अटैच हो जाऊँ और अपने आप को स्टेबल करूँ। बेटा देखो दुनिया के अंदर हर एलिमेंट, हर एटम, हर कंपाउंड, हर मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है ना, उसका एक मतलब अगर केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है कि लीस्ट द एनर्जी। जिसमें एनर्जी जितनी कम होती है नेचर में वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। देखो अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लें बेटा, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही ना, कि भाई अच्छा पढ़ेंगे तो हमें अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा
कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो उससे क्या होगा बेटा, आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी जगह होगी, प्लेसमेंट्स अच्छी जगह होगी तो उससे क्या होगा, आपका पैकेज अच्छा होगा, आप अर्न अच्छा कर पाओगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। तो ये सब हम स्टेबिलिटी के लिए ही तो कर रहे हैं ना, राइट। तो बेटा नेचर के अंदर कोई भी आपका एलिमेंट, पार्टिकल, कोई भी कंपाउंड, अब कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों होती है, उसका रीज़न ही तो यही होता है ना, अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल। हर कोई अपने आप को नोबल गैस बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है नोबल गैस? क्योंकि नेचर में नोबल गैस क्या है बच्चे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, ओके। अब नोबल गैस कैसे बनाते हैं हम पढ़ेंगे अभी जब हमारा चैप्टर नंबर 3 आएगा। या तो इलेक्ट्रॉन हम लूज़ करते हैं, या हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या म्यूचुअल शेयरिंग करके हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। जैसे आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, राइट बेटा। अब चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, ये बाकी फिर हम आगे फर्दर चैप्टर्स में इनकी धीरे धीरे स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बेटा जो हमारा एवोगैड्रोज लॉ है, इससे हमें रिलेशनशिप के बारे में पता चला, मॉलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ डेरिवेशन, थोड़ा सा बस आप ये ध्यान रखना, मॉलिकुलर मास जो होता है वो वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है। क्या होता है? वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें थी हमारी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ये जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज़ उठ के ये आपके 12th में आएगा। कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल है सॉल्यूशन का अगर हम बात करें। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशंस के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहीं पर उससे ही आगे हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो मोल कंसेप्ट के अंदर जाने के लिए उससे पहले हम सॉल्यूशन क्लियर करेंगे। तो सॉल्यूशन से पहले आप फिलहाल एक चीज़ ध्यान रखना, आप पढ़ के भी आए होंगे नंबर ऑफ मोल, कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा। फिलहाल यही ध्यान रखना, बाकी ये सारी चीज़ें हम मोल कंसेप्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी चीज़ें आई कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन में इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले की। तो ड्यू टू डेट रीज़न ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। नंबर ऑफ मोल जो होता है वो गिवन वेट अपॉन में मोलर मास के इक्वल होता है। गिवन वेट जो आपको दिया हुआ हो, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 मिलीग्राम, 8 माइक्रोग्राम एंड सो ऑन, तो वो होता है गिवन वेट। और मोलिकुलर मास हम सबको पता ही है, गिवन वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g और w, और मोलिकुलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलर मास।